नॉवेल है जाने बहराम बाय सैम आसिफ। एपिसोड नंबर 31। सब लोग बहराम विला में बैठे नाश्ता कर रहे थे। आदिल कल शाम को ही हैदराबाद चला गया था। जरमीना बेगम ने उसे कहा था कि वह तबस्सुम को सब बता दे, फिर 1-2 दिन में अपनी माँ को लेकर साजिदा बीबी के पास जाए और उनसे मरवा का रिश्ता मांगे, जिस पर आदिल हामी भरता हैदराबाद चला गया था। जरखान और सफ़ा बहराम और अदा नहीं आए थे नाश्ते पर। नहीं, उनकी अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई। इतनी जल्दी होगी भी कैसे, वो मैरिड हैं। हो सकता है रात में लेट सोए हों तो सुबह आँख नहीं खुली होगी। टेबल पर दाइमा, मरजान, तालिया, सिनान, सुहेल और जुबिया को देखती जरमीना बेगम बोली तो तालिया ने जवाब दिया, जिस पर सुहेल फ़ौरन बोला तो जरमीना बेगम ने हंसते में सर हिलाया। तभी जरखान, सफ़ा, बहराम और अदा इकट्ठे नाश्ते के टेबल पर दाखिल हुए। नहीं अदा, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला। कितनी ढीठ हैं आप, मान जाए ना, मज़ा आएगा। बहराम की बात पर अदा फ़ौरन बोली तो सबने हंसी दबाई, जबकि अदा को बहराम से ज़िद करता देखकर जरमीना बेगम हैरान हुई। वो लोग जितना वक्त पीट लिए रहे थे, अदा अच्छे बच्चों की तरह रही थी। मगर पाकिस्तान आते ही अदा में एक बार फिर वो बेचैनी वाला कीड़ा आ चुका था, जो बहराम से सुबह सुबह फरमाइश करता, ज़िद पर रखा था। जबकि जरखान और सिफा आते फ़ौरन जरमीना बेगम से मिलते टेबल पर बैठे और नाश्ता शुरू किया। फ़िक्र मत करो, कम मिर्चों वाला है। अपनी प्लेट में ऑमलेट देखते जरखान ने परेशानी से दाइमा को देखा तो दाइमा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर जरखान मुस्कुराता नाश्ता करने लगा। अच्छा, तुम नाश्ता करो, फिर देखते हैं। नहीं ना, अभी बताएं। नहीं, पहले नाश्ता करो। बहराम की बात पर अदा मुंह बनाती बोली तो बहराम ने एक बार फिर जवाब दिया, जिस पर अदा फ़ौरन ज़मीन पर टांगें फैलाती बैठी और रोना शुरू किया। गंदे मुझे कुछ नहीं लेकर देते। चूरे हैं आप, कचरे वाले हैं आप, गटर वाले, मेरी कोई बात नहीं मानते। अदा ने सिर्फ 2 मिनट में बहराम को बहुत कुछ बनाया तो सबका कहका लगा, जबकि अदा किसी छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर मारती पूरी ज़िद पर उतरी हुई थी और जरमीना बेगम तो बस अपनी बहू को हैरानगी से देख रही थी। जानम, मैं काफ़ी टाइम से ऑफिस नहीं गया, बहुत काम पेंडिंग है। मैं तुम्हारे साथ समुद्र के किनारे नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, जरखान के साथ चली जाओ तो वहाँ पर जरखान के बाजू में हाथ डालकर फ़ोटोशूट भी करवा लूँ। आपको एतराज़ तो नहीं? बहराम की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो बहराम ने अदा को देखा। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप चलो, मुझे नहीं पता, मुझे फ़ोटोशूट करवाना है, जैसे सब अपने हस्बैंड के साथ करवाते हैं और फिर अपने व्हाट्सएप की डीपी पर लगाते हैं। बहराम के नफ़ी में सर हिलाकर बोलने पर अदा एक बार फिर रोते हुए बोली, तो मेरे साथ तस्वीर ज़रूरी है? अपनी लगा लो। लोग क्यों, अपनी क्यों लगाऊं? अल्लाह ने मुझे इतना हैंडसम हस्बैंड दिया है, तो क्या अब मैं व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर लोगों को जेलिस भी ना करवाऊं? मुझे भी अपने दोस्तों और कज़नों को जलाना है कि देखो, मेरा हस्बैंड तो खानज़ादा स्पोर्ट्स का मालिक है। बहराम की बात पर अदा ड्रामे करते बोली तो सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि बहराम तो बस एक गहरा सांस लेकर रह गया। अब वो अपनी ज़िद्दी को कैसे समझाए ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा उठो, नाश्ता तो करो, देखो कपड़े गंदे हो गए। नहीं, मैं भूख हड़ताल करूँगी जब तक आप नहीं जाते मेरे साथ। बहराम की बात पर अदा हाथ हवा में उठाती नारा लगाते बोली तो सोहेल ने केका लगाया, जिस पर अदा ने उसे घूरा तो वो खामोशी से जूस पीने लगा। जाने बहराम, मत ज़िद करें प्लीज़। नहीं हूँ मैं जाने बहराम, आप नहीं मानते मेरी बात। यू आर गंदा चूड़ा। बहराम की परेशानी से बोलने पर अदा मुंह मोड़ते गुस्से से बोली तो बहराम जो नाश्ता कर चुका था फ़ौरन उठा। जानता था जब तक वो अदा की ज़िद पूरी नहीं करेगा अदा नहीं मानेगी, इसलिए ऑफिस जाने के लिए खड़ा हुआ। जबकि हमारी नन्ही सी मासूम अदा यही समझी कि वो उसे समंदर के किनारे पर ले जा रहा है। बहराम को खड़ा होता देखकर अदा दोनों बाजू हवा में उठाते मुस्कुराई तो बहराम ने भी उसे बाजू से पकड़ते खड़ा किया और मुस्कुराया। मेरी जान, नाश्ता कर लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मिलेंगे। अदा की शक्ल देखते बहराम फ़ौरन बोला तो अदा एक बार फिर गुस्से से हाथ छुड़ाते ज़मीन पर बैठी, जिस पर बहराम ने मुस्कुराते नफ़े में सर हिलाया और अपना कोट उठाता बाहर निकल गया। बहराम को बाहर जाता देखकर अदा गुस्से से उठी और टेबल पर बैठी ठाठा बर्तन मारती नाश्ता करने लगी। तुम तो भूख हड़ताल पर थी, तो मैं अब भी हूँ, मगर सिर्फ बहराम के सामने। क्या आप बहराम हैं? जुबिया की याद करवाने पर अदा गुस्से से बोली तो जुबिया ने हंसी दबाते नफ़ी में सर हिलाया तो अदा ने नाश्ता शुरू किया। देखना, मैं किसी दिन मुंह उठाकर चली जाऊंगी मोम, फिर आपका बेटा मुझे याद करके किसी मजनू की तरह सड़कों की मिट्टी खाएगा। अदा, बेटा को कबूलियत का वक्त होता है, कुछ भी मत बोलो। मैं तो बोलूँगी, गंदा शोहर मेरी बात नहीं मानते। अदा के जरमीना बेगम को धमकी देने पर दाइमा फ़ौरन बोली तो अदा गुस्से से बोली, जिस पर सबने हंसी दबाई। मगर शायद दाइमा ने सही कहा था, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कोई वक्त कबूलियत का होता है। और शायद अदा के मुंह से निकली ये बात कबूल हो गई थी, क्योंकि जल्द अदा और बहराम की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। फ्रांस के शहर पेरिस में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियों का शोरूम मौजूद था, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी से लेकर सबसे सस्ती और हर कंपनी की, हर किस्म, हर मॉडल की गाड़ी पाई जाती थी। गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज खुद इस शोरूम में अपनी गाड़ियाँ डिस्प्ले पर लगवाना चाहते थे,
जिसके लिए वो बार बार शोरूम के मालिक की मिन्नत करते रहते थे। इस शोरूम की ख़ास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ नई गाड़ियाँ बेची जाती थी। पुरानी गाड़ी ना खरीदी जाती थी, ना बेची जाती थी और ना ही कोई गाड़ी रेंट पर दी जाती थी। और यही वजह थी शायद कि इस शोरूम का स्लोगन भी वैसा था, इफ़ यू लव इट जस्ट बाय इट। शोरूम का नाम एएस कार्स था, जबकि शोरूम का मालिक इस वक्त दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों में गर्दाना जाता था। तभी तो शोरूम का मालिक अरीन शाह, जिसे लोग एएस के नाम से जानते थे, अपने शोरूम में जो गाड़ी भी डिस्प्ले पर रखता था उसे पहले खरीद कर अपने नाम करता था और फिर उसे शोरूम की जीनत बनाया जाता था। क्योंकि अरीन शाह का मानना था इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ पर पहला हक सिर्फ उसका है, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान हो, वो हर चीज़ की एक कीमत लगाते उसे ख़रीद लेता था। अरीन ने बस 28 साल की उम्र में ही अपना नाम बनाया था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके पास इतना पैसा है कि अगर कोई उसकी बनाई गई जायदाद का सिर्फ एक हिस्सा ही गिनने निकले तो उसे गिनने के लिए उसकी ज़िंदगी उसे थोड़ी है। अरीन शाह जितना ही अमीर था उतना ही अयाश तबीयत का मालिक था। अक्सर लोग उसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी बुलाते थे, मगर अरीन शाह को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दुनिया का कोई ऐसा नशा नहीं था जो अरीन न करता हो और पेरिस का कोई ऐसा कोठा नहीं था जो उसने छोड़ा हो। इस सब के बाद भी अरीन का दिल नहीं भरता था। वो जहाँ भी जाता उसकी नज़र सिर्फ खूबसूरत औरतों को ढूंढती थी। वैसे तो उसे कोई भी औरत कम ही पसंद आती थी, मगर जब कोई आ जाती थी तो वो सबसे पहले उसे उसकी फैमिली से भारी रकम देकर ख़रीद लेता था। अगर बाल फर्ज कोई फैमिली उसकी ऑफ़र ठुकरा देती तो या तो वो उस लड़की की फैमिली को मारकर लड़की अपने साथ ले जाता था या फिर लड़की को अगवा कर लेता था, मगर उस लड़की को हर हाल में अपने बिस्तर पर ले आता था। अरीन की इन सब हरकतों से उसके वालिदैन भी परेशान थे। अरीन का बाप एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और उसने इंतहा की शराफत भरी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी थी। अरीन शाह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इकलौता बेटा ऊपर से अमीर का, वो भी एक नॉन मुस्लिम मुल्क में जहाँ सब कुछ खुले आम हो और बहुत आराम से किया जाता हो, अयाश ना हो, ये मानना वो भी आजकल के दौर में नामुमकिन सी बात है। अरीन की माँ तो आए दिन अरीन के कमरे से कोई ना कोई नई लड़की बरामद होते देखकर शदीद परेशान रहती थी। उनके लाख समझाने पर भी अरीन अपनी हरकतों से बाज न आया था। तंग आकर उन्होंने अरीन को इसके हाल पर छोड़ दिया था। ये उन दोनों की बात है जब अरीन अपने बाप के साथ एक बिजनेस डील के लिए कराची आया था और यहाँ आकर उसे पता चला था इस वक्त कराची का सबसे महंगा और सबसे बड़ा कोठा शुकंता बाई का था। और बस फिर क्या था, अरीन साहब पहुँच गए उस कोठे पर जहाँ उसकी नज़र शुकंतला बाई के पास पड़ी तस्वीर पर पड़ी, जो हेज़ल ग्रीन आंखों वाली शहज़ादी की थी। अपनी जैसी आंखों वाली लड़की देखते ही अरीन का दिल उस पर बेईमान हुआ और फिर उसने उस कोठे की सब औरतों को मना करते इस तस्वीर वाली लड़की की डिमांड रखी, जिस पर शुकंतला बाई ने उससे एक मोटी रकम लेते हामी भरी कि वो वक्त पर उसकी बताई गई जगह पर उस लड़की को भेज देगी। मगर उस वक्त शुकंतला बाई उस बात से अनजान थी कि अरीन किस बला का नाम है। वो बस उसे एक आम सा इंसान समझ रही थी कि अरीन उसके पूरे कोठे को तहस नहस करने की ताकत रखता था। अदा की सुपारी लेने के बाद शुकंतला बाई ने एक बार फिर अदा को ढूंढना शुरू किया, जिस पर उसे पता चला कि अदा आज रात की फ़्लाइट से इटली जा रही है और भारी सिक्योरिटी होने की वजह से वो अदा को कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये बात उसने अरीन को बताई, जिस पर अरीन ने उसे इटली का वो एड्रेस पता करने को कहा जहाँ वो शहज़ादी जा रही थी। एड्रेस पता करने के बाद अरीन ने पूरे वक्त पर अपने लोग उस जगह पर भेज दिए ताकि वो अदा को उस तक ला सकें, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो जिस शख्स के घर में घुस रहा है वो उसका भी सिरा है और उसके साथ शुकंतला बाई और उसके कोठे और कोठे वालों को भी जिंदा जलाने की ताकत रखता है। घर में लड़की ना मिलने और उसके आदमी कैद होने की वजह से अरीन को शदीद गुस्सा आया। वो जो आज रात का मूड बनाकर बैठा था सब बिगड़ गया और फिर जब अरीन शाह का मूड बिगड़ता था तो पेरिस की सड़कों को भी पता चलता था कि आज अरीन शाह का गुस्सा सवानेज़े पर है। वो अपनी गाड़ी को पेरिस की सड़कों पर फुल स्पीड में दौड़ाता था और अगर कोई अचानक से या गलती से भी उसकी गाड़ी के आगे आ जाता था तो अरीन शाह उसके ऊपर से गाड़ी गुजारने में कोई लिहाज नहीं रखता था। उसका कहना था कि कोई उसकी गाड़ी के आगे आकर मर भी जाता है तो उसमें ना कोई उसका कसूर है, ना उसे किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस होती है। आज भी यही हुआ था। लड़की ना मिलने की वजह से अरीन को शदीद गुस्सा आया था और अरीन अपनी गाड़ी लेता पेरिस की सड़कों पर निकल गया था। वो भी फुल स्पीड में गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक बच्चा आ गया और अरीन शाह तो अपनी बात और काम का एक था। गाड़ी को मज़ीद स्पीड देते गाड़ी बच्चे के ऊपर से गुजार दी और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे बच्चा खून में लथपथ ज़मीन पर गिरता वहीं दम तोड़ गया। अरीन सीधा अपने घर आता, अपनी गाड़ी को साफ़ करने का हुक्म देता अपने कमरे में चला गया। वो हेज़ल ग्रीन आंखों वाली लड़की अब उसकी ज़िद बन गई थी और उसे अपने पास लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था।
यही सब सोचते उसने पाकिस्तान की टिकट करवाई, क्योंकि उसके मुताबिक वो लड़की अब पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान पहुंचकर वो उस लड़की को अपने कब्जे में करने के बाद उसे लेता पेरिस आने का सोच चुका था। मगर इस बार अरिन ये नहीं जानता था कि ये लड़की उसकी मौत की वजह भी बन सकती है। अरिन अपना पूरा सामान पैक करते एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था और चंद ही घंटों में पाकिस्तान कराची पहुंच चुका था। कराची आते ही सबसे पहले उसने शकुंतला बाई को ढूंढा था और इससे बहराम विला का एड्रेस लिया था। अब उसका अगला निशाना अदा बहराम खानज़ादा थी, जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। वो अदा के लिए बहराम विला भी पहुंच गया था, मगर फिर वहाँ की हेवी सिक्योरिटी देखते अदा को बहराम विला से बाहर अगवा करने का सोचता वापस चला गया था। मगर फिर जल्द ही उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई जब अदा शॉपिंग करने की गर्ज से बहराम विला से निकली और अरिन शाह ने उसे और उसके साथ की लड़की सिफा को अगवा कर लिया और फिर उन दोनों को ही अपने साथ अपने प्राइवेट जेट में बिठाता पेरिस पहुँच गया, इस बात से अनजान कि वो दोनों लड़कियों से तिगनी का नाच नचाने का हुनर रखती हैं। इधर पाकिस्तान में अदा और सिफा के किडनैप हो जाने पर बहराम और जरखान दोनों ही पागल हुए जा रहे थे। वो तो अपनी बीवी को 10 मिनट ना देखें तो उनकी जान निकलने लगती थी, और यहाँ तो वो दोनों ही अगवा हो चुकी थी। कौन उन्हें अपने साथ लेकर गया था, इस बात से अनजान वो दोनों पागलों की तरह सिफा और अदा को ढूंढ रहे थे। उन दोनों ने ही पूरी कराची में स्यापा डाला हुआ था और ये बात शकुंतला बाई तक भी पहुँच चुकी थी। वो हर वक्त की रिपोर्ट अरीन को दे रही थी। अब उन लोगों में कौन सी नई जंग छिड़ने जा रही थी और इस जंग के अख्ताम पर किसकी जीत होनी थी और किसकी हार, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था।